Hello, my dear students, my well-wishers, my viewers, everyone. Once again, this is your RK sir, Dr. Ranjan Sinha. I welcome you in my channel, RK's Academy Zone. My dear students of Standard 12, 12th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आज मैं पोएट्री सेक्शन से पहला पोएम लेकर आया हूं। और आपका पहला पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, रिटन बाय जॉन डन। जॉन डन का ये जो पोएम है, उन्होंने अपने प्रेयसी के प्रति, अपने बिलवेड के प्रति एक अपना खुद का फीलिंग्स जो है उन्होंने व्यक्त किया है। टेंडर फीलिंग्स, अपना मनोभाव, अपना विचार, अपना फीलिंग्स जिसको कहें, वो अपने प्रेयसी, अपने प्रेमिका के प्रति उनका ये फीलिंग्स है। उनका कहना है कि कुछ भी चीज जो है यहाँ टिकाऊ नहीं है, क्षणभंगुर है। तो एक ना एक दिन मुझे आपसे या तुमसे विदा लेना पड़ेगा, वो दिन भी आएगा। और नियमित रूप से जिस तरह से दिन सूरज निकलता है, फिर अस्त होता है, फिर निकलता है, फिर अस्त होता है, सारा चीज जो है नॉर्मली रहेगा, हर चीज वैसे के वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन जीवन और मृत्यु का जो खेल है, अगर किसी को जन्म मिला है तो उसके लिए उसका मृत्यु को भी वर्ण करना, उसको एक्सेप्ट करना अनिवार्य है। तो चलिए सबसे पहले इस पोएम्स के लिए हम लोग पढ़ते हैं। थोड़ा जो लाइन स्टैंजा जो है उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूं। तो सबसे पहले देखिए, पहला स्टैंजा देखिए। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी, नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। इसका मतलब क्या है? मेरी प्रियतमा, मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि मैं थकान महसूस कर रहा हूं। यानी उनका ये कहना है अपने प्रेयसी के प्रति, अपने प्रेमिका के प्रति, मैं तुमसे विदा इस वजह से नहीं ले रहा हूं कि मैं थका हुआ हूं या हारा हुआ हूं। मैं इसलिए लूंगा, नहीं इस उम्मीद से कि मैं दुनिया में एक बेहतर और कोई तुमसे ज्यादा मुझे बेहतर प्यार कर सकता है। नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, नहीं इस उम्मीद से कि तुमसे ज्यादा दुनिया से मुझे और ज्यादा प्यार मिल सकता है। ठीक है। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, लेकिन पर क्योंकि मैं अंततः मर ही जाऊंगा, मुझे मरना ही पड़ेगा, यानी मृत्यु जो है वो अनिवार्य है। दिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, तो इससे क्या है, सर्वोत्तम मेरे लिए यही होगा कि मैं अपने आप को पुलकित रखूं, खुश रखूं, या ना ही कि मृत्यु के सोच में भयभीत रहूं हमेशा। मैं अपने आप को खुश रखूं, पुलकित रखूं। Thus by feigned deaths to die, एवं सहर्ष मृत्यु का वरण करूं, नहीं डर के, मगर यह सोचकर कि एक ना एक दिन जो है मृत्यु या मौत वह आने वाली है, उसको देखकर, उसको सोचकर मैं रोज नहीं मरूं, मैं बल्कि अपने आप को पुलकित रखूं, खुश रखूं, और ये सोचूं कि कितना भी हो, कुछ भी हो, पूरे संघर्ष, ये जीवन जो है एक संघर्ष है, इसके बाद मृत्यु को नियमित रूप से हर किसी को वर्ण करना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, और मैं भी करूंगा। ठीक है। नेक्स्ट चलिए। यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हियर टुडे, कल रात, यानी जो बीते हुए रात्रि, सूर्य अस्त हुआ था, सूर्य डूबा था, एवं फिर भी आज ये यहां है। यानी सूर्य डूबा था, अस्त हुआ था, फिर भी वह सूरज आज फिर उगा है, आज फिर है। He hath not desire nor sense, उसकी कोई कामना, कोई संज्ञा नहीं, यानी कोई उसका मतलब नहीं है, कुछ सोचकर वो ऐसा काम नहीं करता है। nor half so short a way, नहीं उसके पथ का कोई लघु रूप है, नहीं उसका कोई, जिसको कहा जाए कोई शॉर्टकट उसका रास्ता है कि वो किधर से डूबा फिर किधर से निकल के चला है, ऐसा कुछ नहीं, वो नियमित है, निश्चित है। बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, यानी उनका कहना है कि जैसे सूरज गत रात, यानी बीते हुए रात को डूबा था,
फिर आज वो अपनी जगह पर है। उसकी कोई कामना या कोई संज्ञा, कोई सोच नहीं है, शॉर्टकट कोई इसका रास्ता नहीं है, कोई आने जाने का कोई लघु रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट का वे नहीं है, पथ नहीं है। लेकिन तब मुझे कोई भय नहीं है। ये देखकर कवि कह रहे हैं कि मुझे भी ऐसा कोई भय नहीं है, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं तीव्रतर यात्राएं कर सकता हूं, जैसा सूरज अपना यात्रा कर सकता है उस तरीके से मैं भी अपना यात्रा कर सकता हूं, पहले से ज्यादा पंख एवं उत्प्रेरित होकर। ये नहीं कि मैं मौत को सोचकर स्थिर हो जाऊंगा, मृत्यु को सोचकर मैं स्थिर हो जाऊंगा। तो प्रियतमा से, उनके प्रेयसी से उनका ये कहना है कि जैसे वो प्रकृति निरंतर चलता रहता है, तो जीवन और मृत्यु का खेल भी जो है वो निरंतर चलता रहता है। तो जरा देखिए, गौर कीजिए, पहले से उन्होंने क्या कहा कि ये यात्रा अगर मुझे तुमसे विदा लेना भी पड़े तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमसे ज़्यादा मुझे कोई दुनिया से और कुछ ज़्यादा प्यार मिलेगा, या फिर मैं थक हार के तुमसे विदा ले रहा हूँ। नहीं, मैं ना ही किसी मृत्यु से डरने वाला हूँ, भयभीत रहने वाला हूँ, बल्कि हमेशा पुलकित सजग रहने वाला हूँ, क्योंकि मैं निरंतर प्रकृति को देखता हूँ। कैसे सूरज अगर अस्त होता है तो फिर वो नियमित रूप से वो सामने आ भी जाता है, फिर उसका उदय भी होता है। तो जीवन मृत्यु का खेल कुछ इसी तरह का है, वो निरंतर चलता है। तो मैं भी अपना जर्नी, अपना यात्रा बिल्कुल उसी तरीके से रखना चाहूंगा। आया समझ में? देखिए नेक्स्ट, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल। ओ, इंसान कितना बेबस है। उनका कहना है कि इंसान कितना बेबस है कि यदि सौभाग्य रूठ जाए तो, अगर उसका भाग्य रूठ जाए उससे तो, कैनॉट एड अनदर्स आवर नॉर अ लॉस्ट आवर्स रिकॉल। अगर भाग्य उसका रूठ जाए, कहने का मतलब क्या है, यदि भाग्य उससे रूठे, उसको अचानक रुकना पड़ जाए, थमना पड़ जाए, जीवन का अंत हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है कि एक पल भी वो नहीं जोड़ सकता है अपने जीवन में। उसको अपना जीवन वहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। नॉट अ लॉस्ट आवर रिकॉल, नहीं खोया हुआ जो समय जो चला गया नहीं उसको वो बुला सकता है। बट कम बैड चांस, बट कम बैड चांस क्या है, एक पल भी जैसे हम नहीं जोड़ सकते हैं, बीता हुआ पल नहीं लौटेगा, पता है, परंतु निकृष्ट अवसर आया है। कवि कह रहे हैं कि क्या है, बट कम एंड बैड चांस, कि एक ऐसा वक्त आया है, मतलब आया है सबको सोचकर, हमारे सोच में कि जीवन है तो मृत्यु भी है, एंड वी जॉइन टू इट आवर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इट सेल्फ आर्स अस टू एडवांस। यानी देखिए, इंसान कितना बेबस है। यदि उसको ऐसा लगे कि उसका भाग्य उसका रूठ जाए उससे, तो वो एक पल भी अपने भाग्य में जोड़ नहीं सकता, नहीं जो बीता हुआ कल, बीता हुआ पल जो चला गया उसे वो बुला सकता है। ये ऐसा हर के जीवन में एक निकृष्ट वक्त, ऐसा कुछ जो है वक्त खराब होता है सबका, कभी वो आता है। तो इसका मतलब नहीं कि हमें उससे अपनी शक्ति लगानी है, उससे उसके ऊपर उसमें अपनी शक्ति लगानी है। वो हम उसे कला एवं महानता का पाठ पढ़ाते हैं। ये हमारे लिए प्रगति का समय है कि हम ये नहीं उसके ऊपर अपना जोड़ लगा सकते हैं, नहीं उसके ऊपर कोई महानता का पाठ पढ़ा सकते हैं, बल्कि उसे झेलना पड़ेगा। वक्त जो आया है उसे हमें सहना पड़ेगा, और यही तो प्रगति का समय है। इसी तरीके से इंसान आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ता है। When thou sights not wind, जब वो सिसकियां भरती है, यानी वक्त, वो हवा का इसका झोंक, मतलब एक कहने का मतलब कि वो हवा का झोंका नहीं होता है। जब वक्त सिसकियां भरती है, यानी वक्त का जो रोना या वक्त का जो सिसकियां भरना, वो कोई हवा का झोंका नहीं होता है। बट साइड्स माई सोल अवे, बट साइड्स माई सोल अवे, परंतु मेरी आत्मा को उड़ा ले जाती है। यानी कवि कह रहे हैं कि जब वक्त सिसकियां भरती है, मनुष्य जब सोचता है या रोता है इंसान एक दूसरे को देख कर कि उसका जीवन का जो लीला है, जीवन का जो पाठ है वह खत्म हो गया, तो इसका मतलब नहीं कि वो कोई सिसकियां भरता है, वो कोई हवा का झोंका आया है जो लेके चला गया, लेकिन हाँ उस वक्त वो आत्मा को उड़ाने ही आया है, उड़ा के ले जा सकता है। माई लाइफ when thou weepest unkindly kind, my life's blood doth decay, it cannot be। यानी परंतु मेरे जो आत्मा को उड़ा ले जाता है, ऐसा वक्त आता है सबके पास। जब वक्त आएगा तो शायद
आत्मा को उड़ा ले जाएगा, यानी मृत्यु वरण करना पड़ेगा। लेकिन जब वो क्रंदन करती है, मेरा जीवन रुधिर क्या है, विनष्ट हो जाता है। कवि का कहना है कि मेरा जीवन का जो एक मतलब, अगर कोई सामने रोना शुरू करते तो ये अपने प्रियतमा के लिए कह रही है। कवि का ये कहना अपने प्रियतमा के लिए है कि अगर उस वक्त, यानी खुशी खुशी इंसान को विदा करना चाहिए। यानी उस वक्त क्या होता है, अगर मैं सामने किसी को रोते हुए देखूं तो मेरा जीवन जो है वो क्या होता है, वो विनष्ट हो जाता है। उस वक्त अंदर से मैं और ज्यादा दुखी हो जाता हूं। और देखिए, इट कैन नॉट बी, यानी ये नहीं हो सकता, दैट दाउ लव्स्ट मी एज दाउ सेज, इफ इन thine my life thou wast, thou art the best of me। देखिए, समझने का कोशिश कीजिए। यानी फिर से मैं बोलूं, ये जो वक्त जब सिसकियां भरती है तो हवा का, वो कोई हवा का झोंका नहीं होता है। कहने का मतलब क्या, वो आत्मा को उड़ाने के लिए आया है, आत्मा को उड़ा कर ले जाता है। और कवि का कहने का क्या तात्पर्य है कि जब कोई सामने क्रंदन करता है तो जो उसके अंदर की जो सोच है, कोई भी इंसान उस वक्त जो सामने मृत्यु को वरण करता है, उसके पास क्या होता है, वो दुखी हो जाता है। और ऐसा नहीं हो सकता है कि वो मुझे प्यार करती है जैसा वो कहती है, उसने मेरा जीवन क्षय होने दिया एवं मेरा सर्वोत्कृष्ट ले लिया। ऐसा नहीं कि जो सामने बैठा हुआ है उसने ही मेरा जो जीवन क्षय होने दिया, उसने देखा मैं मृत्यु को कैसे वर्ण कर रहा हूं, या फिर उसने मुझे मेरा जो अच्छा चीज है उसने मुझसे ले लिया। ऐसा कुछ नहीं, ये हर को झेलना पड़ेगा, हर किसी को देखना पड़ेगा। यानी जीवन है तो मृत्यु भी है। तो ये सच है, इटर्नल ट्रूथ, वास्तविक एक सत्य है। तो कवि अपने प्रेयसी से यही कह रहे हैं। एंड अंतिम स्टैंजा में देखिए, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हर्ट फॉर थिंग्स मी एनी इल। उसके निष्पाप हृदय में, उसके निष्पाप हृदय में क्या है, उसके निष्पाप हृदय में मेरे प्रति कोई दुर्भाव न आए, यानी कोई ऐसे सोच नहीं आए मेरे लिए, गलत सोच नहीं आए। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हर्ट for think me any ill, destiny may take thy part and may thy fears fulfill, but think that we are but turned aside to sleep, they who one another keep alive near pretend be parted be, alive near parted be। यानी देखिए, इसको समझिए, इसमें इससे क्या है, इसके निष्पाप हृदय में, उसके निष्पाप हृदय में, उसके निष्पाप हृदय में कहने का मतलब, कवि कह रहे हैं कि जो सामने बैठा है तो उसके हृदय में क्या है, मेरे प्रति कोई दुर्भाव नहीं आए, कोई ऐसा सोच नहीं आए कि नियति अपना खेल खेलेगी एवं मुझे भयमुक्त कर देगी। नियति जो है, भाग्य जो है, विधाता जो भी लिखा है मेरे लिए, भाग्य जो भी खेल खेलेगा उसे मुझे वर्ण करना पड़ेगा। परंतु मैं समझता हूं कि करवट लेकर सोना ही है जो एक दूसरे के आगोश में है, वे कभी जुदा ना हो। देखिए, इसका लाइन का मीनिंग क्या है कि हमको एक करवट लेकर सोना है एक दूसरे के साथ, एक, और वो आगोश में मतलब एक दूसरे को बाह में रखना है, जो कभी जुदा नहीं हो, जो कभी हम एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का ये कभी नहीं छोड़े। इसका मतलब नहीं कि अगर हमको विदा लेना पड़े कभी किसी को भी, तो मैं थक हार कर या किसी और से ज्यादा प्यार पाने की उम्मीद से मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूं। ये जीवन मृत्यु का एक खेल है और ये हमारे प्यार को कभी खत्म नहीं होने देगा। हमारा जो, हम अगर एक दूसरे के प्रति लीन है, हमारा प्यार है, हम एक दूसरे का आगोश में रहते हैं, वो कभी हमसे एक दूसरे से जुदा नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया इस कविता का एक सारांश। अब फिर मैं कहूंगा कि जो सारांश मैंने आपको बताया अभी कविता का, कोशिश किया आप उसको एक बार अच्छे से पढ़ें, बहुत सारा वर्ड है ऐसे, उसको आप देखें, और फिर वही चीज मैं कहूंगा, जहां भी ये इंग्लिश लिटरेचर कुछ इसी तरह का चीज है, जहां आपको वर्ड देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दाऊद, दाई, ये सब वर्ड है, तुम, तुम्हारा, ये सारे शब्द है, और इन चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आप इसको समझते हुए पहले समरी करेंगे। समरी में मैं हर को बार बार बताता हूं कि उसमें आप कोशिश ये करें कि पहले हिंदी में थोड़े उसको समझकर, और जितने भी इंग्लिश पढ़ने वाले, जो भी विद्यार्थी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं एक चीज और बता दूं, आप हमेशा अपने पास एक डिक्शनरी रखेंगे, इंग्लिश टू हिंदी।
डिक्शनरी से वर्ड पिक करेंगे, चूज करेंगे। कविता जो है हमेशा शब्दार्थ पर नहीं भावार्थ पर चलता है, उसका भाव क्या कह रहा है कविता का, ये सबसे बड़ी चीज होती है। उसको आप समराइज करेंगे और जो टाइम टू टाइम जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, पहले थोड़ा बहुत जितना भी आपसे बन सके आप उसको बनाने की कोशिश करें, बनाकर आप उसको दें, यहाँ रखिए, कभी जरूरत पड़े तो आप मुझसे कनेक्ट करें, और कुछ भी दिक्कत आई तो उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। अदरवाइज जितने क्वेश्चन आंसर्स होगा, समरी होगा या हार्डवर्क जो भी मुझसे हो पड़ेगा, मैं सब आप लोगों को ग्रुप में छोड़ दूंगा। आप लोगों के लिए एक एक चीज छोड़ूंगा, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होगी आपको, लेकिन इन चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए उस पर फोकस करें, पढ़ाई पर नियमित, जैसा मैंने बोला आप लोग रेगुलर कम से कम 3-4 घंटे 5 घंटा अपना सेल्फ स्टडी जरूर करेंगे। और जितने भी विद्यार्थी जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश को एकदम हल्के से नहीं लें, आफ्टर ऑल लिटरेचर है, इसके प्रति आपको एक मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एनीवेज अभी आज ये क्लास अभी खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।